Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am पूजा और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी। तो आज हम सोवेरेनिटी के बारे में जानेंगे, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद उसकी विशेषताएं और लास्ट में हम उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। संप्रभुता सोवेरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है और संप्रभुता को हिंदी में राजसत्ता या प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। तो अगर संप्रभुता की जगह राजसत्ता या प्रभुसत्ता लिखा मिल जाए तो उसका अर्थ भी संप्रभुता ही होता है। इन तीनों का मीनिंग सेम है। अंग्रेजी में इसको सोवेरेनिटी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला है। सोवेरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। राजसत्ता राज्य का विशेष लक्षण होता है, जो कि राज्य को बनाने वाले 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। राज्य को 4 तत्व बनाते हैं: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता राज्य के आवश्यक तत्वों में से एक तत्व है। अब हम देखते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। राज्य की सबसे ऊंची इच्छा शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं इसी संप्रभुता के अधीन हैं। संप्रभुता बाहरी और आंतरिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होती है। संप्रभुता से तात्पर्य उस शक्ति से है, राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यानी राज्य को कुछ भी करने की स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य से ऊपर नहीं है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य जो है वो किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र है। यानी वो बाहरी देशों के नियंत्रण से स्वतंत्र है और आंतरिक दृष्टि से वो अपने राज्य के सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अब हम संप्रभुता की परिभाषा देख लेते हैं। बोंदा के अनुसार संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा और नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता होती है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं है। राज्य की अपनी प्रजा के ऊपर सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता है। ग्रोशियस के अनुसार संप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसकी इच्छा की अपेक्षा कोई नहीं कर सकता, इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। तो संप्रभुता क्या है? एक ऐसी शक्ति जो राज्य को मिली हुई है और जिस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और इस इच्छा की कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता। प्रभुसत्ता संबंधी इन परिभाषाओं का सार यही है कि एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति ही संप्रभुता है, किंतु इनमें से अधिकांश परिभाषाएं एक पक्षीय हैं। वे प्रभुसत्ता के केवल एक पक्ष यानी आंतरिक प्रभुसत्ता का ही वर्णन करती हैं, जबकि प्रभुसत्ता के 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक प्रभुसत्ता और दूसरा बाहरी संप्रभुता। यहाँ प्रभुसत्ता के दोनों पक्षों पर संक्षिप्त से विचार करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक संप्रभुता के बारे में जानते हैं। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति, समुदाय व संगठन, चाहे वे कितने ही बड़े हों, पुराने हों या शक्तिशाली क्यों न हो, राज्य की संप्रभुता के ऊपर नहीं हो सकते। यानी आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत राज्य का अपनी भौगोलिक सीमा में सभी संगठनों और समुदायों से सर्वोच्च है। राज्य शक्तिशाली है उन सभी संगठनों और समुदायों से। लोस्के ने लिखा है कि राज्य प्रदेश के सभी मनुष्य और समुदाय को आज्ञा प्रदान करता है और इनमें से कोई भी आज्ञा नहीं देता। गार्नर के शब्दों में संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। तो ये था आंतरिक संप्रभुता। अब हम बाहरी संप्रभुता के बारे में जान लेंगे। प्रभुसत्ता के बाहरी पक्ष से ये अर्थ है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने के लिए और विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लोस्की प्रभुसत्ता को स्वतंत्र राष्ट्रों की इच्छा व्यक्त करने वाली शक्ति बतलाता है जिस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बाहरी पक्ष का यही अर्थ है कि कोई भी राज्य अपने बाहरी देशों से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है।
निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये था संप्रभुता का अर्थ और परिभाषाएं। अब हम संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण जान लेंगे। तो सबसे पहले संप्रभुता की सबसे पहली विशेषता है असीमता। संप्रभुता का पहला और अंतिम लक्षण है उसका सर्वोच्च और असीम होना। राज्य की संप्रभुता निरंकुश और असीम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह विधि के द्वारा भी सीमित नहीं की जा सकती। संप्रभुता के ऊपर अन्य किसी भी शक्ति का प्रभुत्व या नियंत्रण नहीं होता। आंतरिक और बाहरी विषयों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किसी अन्य शक्ति की आज्ञाओं का पालन करने के लिए भी बाध्य नहीं है, बल्कि देश के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यदि कोई शक्ति संप्रभुता को सीमित करती है तो सीमित करने वाली शक्ति ही संप्रभुता बन जाती है। दूसरी विशेषता या लक्षण है स्थायित्व। संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नहीं रहती, ऐसा नहीं होता। संप्रभुता हमेशा स्थायी रहती है। संप्रभुता में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। प्रजातांत्रिक राज्यों में सरकार के बदलने से संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संप्रभुता तो राज्य का गुण है, सरकार का नहीं। संप्रभुता के अंत का अभिप्राय होगा राज्य का ही अंत हो गया। तीसरी विशेषता या लक्षण है मौलिकता। संप्रभुता की तीसरी विशेषता यह है कि संप्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है, अर्थात उसे ये शक्ति किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती, बल्कि राज्य स्वयं उसे अर्जित करता है और स्वयं ही उसका प्रयोग भी करता है। जबकि संप्रभुता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, वह न तो किसी को दी जा सकती है और न ही किसी से ली जा सकती है। चौथी विशेषता है सर्वव्यापकता। देश की समस्त शक्ति और मानव समुदाय संप्रभुता की अधीनता में निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है और किसी प्रांत को स्वायत्त शासन का अधिकार दे सकता है। राज्य विदेशी राजदूतों से विदेशी राजाओं को राज्योत्तर संप्रभुता प्रदान करता है, किंतु इससे राज्य के अधिकार और उसकी शक्ति सीमित नहीं हो जाती है। वह ऐसा करने के बाद भी उतना ही व्यापक है जितना कि वह इससे पहले था। पांचवी विशेषता है अदेयता। संप्रभुता चूंकि अखंड और असीम होती है, इसलिए किसी और को नहीं सौंपी जा सकती। यदि प्रभु सत्ता संपन्न राज्य अपनी संप्रभुता किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा। रूसो ये कहता है कि प्रभु सत्ता में सामान्य इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसका भी विच्छेद नहीं किया जा सकता। शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन इच्छा नहीं। गार्नर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है, वो किसी को नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं सौंपी जा सकती। छठी विशेषता है अविभाज्यता। संप्रभुता चूंकि पूर्ण और सर्वव्यापक होती है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि संप्रभुता के टुकड़े कर दिए जाएंगे तो राज्य के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अन्य समूह या संस्थाएं अपने सदस्यों के संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती है, वह उन्हें राज्य की संप्रभुता में से काट कर नहीं दी जाती, बल्कि राज्य की प्रभु सत्ता की ही देन होती है। राज्य की प्रभु सत्ता के सामने अन्य सभी व्यक्तियों और संस्थाओं की सत्ता गौण होती है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी संप्रभुता संघ और इकाइयों में बट नहीं जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र बटे होते हैं। अधिकार क्षेत्रों का यह वितरण या उनमें कोई संशोधन भी प्रभु सत्ता के प्रयोग से ही संभव होता है। सातवीं विशेषता है अन्यता। संप्रभुता अनन्य नहीं मानी गई है। अनन्य मानी गई है, इसका अर्थ है कि राज्य में केवल एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है, दो नहीं। संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, क्योंकि यदि एक राज्य में दो प्रभु सत्ताधारी मान लिए जाएंगे तो उससे राज्यों की एकता नष्ट हो जाती है। एक प्रभुत्व संपन्न राज्य के अंतर्गत दूसरा प्रभुत्व संपन्न राज्य हो ही नहीं सकता। तो ये थी संप्रभुता या प्रभु सत्ता की विशेषताएं। अब हम संप्रभुता के प्रकार के बारे में देखते हैं। संप्रभुता के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता से हमारा अर्थ है ऐसे शासकों से जो किसी सर्वोच्च शक्ति का उपभोग करते थे, परंतु अब उन्होंने वास्तविक शक्ति का प्रयोग छोड़ दिया है। सिद्धांत है वे अभी भी उन शक्तियों के स्वामी हैं, परंतु व्यवहार में कोई अन्य पुरुष या व्यक्ति ही उनकी प्रभु सत्ता का पालन करता है। इसका उदाहरण ब्रिटेन का सम्राट है।
विधानतः इंग्लैंड का सर्वोच्च स्वामी और राजा है और उसकी शक्तियां सर्वोपरि हैं। वह समय शक्ति का स्रोत है, परंतु व्यवहार में सरकार का कोई काम वह नहीं करता। वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति भी नाम मात्र ही है, उसके पास नाम मात्र की संप्रभुता है, लेकिन वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल ही करता है। दूसरी प्रभुसत्ता है वास्तविक प्रभुसत्ता। वास्तविक प्रभुसत्ता उसे कहते हैं जो कि व्यवहार में शक्ति का प्रयोग करता है। इंग्लैंड में और भारत में राजा और राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु हैं, लेकिन मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु है जो कि वास्तव में शक्तियों का उपभोग करते हैं। तीसरी प्रकार है वैध प्रभुसत्ता। वैध या कानूनी संप्रभुता से तात्पर्य उस संप्रभुता से होता है जिसे कानून द्वारा अंतिम आदेश जारी करने का आदेश होता है। कानून संप्रभुता कानून निर्माण की उस शक्ति को कहते हैं जो कि सर्वोच्च, असीम और अनियंत्रित हो। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की संसद को कानूनी प्रभुसत्ता प्राप्त है, इसके पास कानून निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार है। ब्रिटिश संसद के कानून के अधिकार असीम है क्योंकि उसकी कानूनी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई अन्य सत्ता नहीं है। डाइसी के शब्दों में ब्रिटिश संसद शिशु को व्यसक बना सकती है, नाजायज बच्चे को जायज बना सकती है, या उचित समझे तो किसी को उसके स्वयं के मुकदमे में न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। यही कानूनी प्रभुसत्ता है। चौथा प्रकार है राजनीतिक प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभुसत्ता की असीम सत्ता केवल सैद्धांतिक है, व्यवहारिक रूप से यह आज संभव नहीं है। उसकी असीम शक्ति अनेक कारणों से मर्यादित रहती है, इसलिए कानूनी संप्रभुता से भी अधिक महत्वपूर्ण एक अन्य शक्ति है जिसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं और जो संप्रभुता के पीछे रहती है। उदाहरण के लिए मतदाताओं के हाथ में राजनीतिक संप्रभुता है और कानूनी संप्रभुता उनकी इच्छा का पालन ही करती है। पांचवा प्रकार है सार्वजनिक प्रभुसत्ता। इससे तात्पर्य है कि यदि किसी देश के समस्त बालिग जनता राजकाज में भाग लें और स्वयं कानून बनाएं तो उस देश को लोकप्रिय राजसत्ता और सार्वजनिक संप्रभुता प्राप्त रहती है। अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में इसे स्वीकार किया गया है। उस समय से यह प्रजातंत्र का आधार बन गया और जैसे कि ब्राइस का कहना है, ये लोकतंत्र का आधार और पर्याय है। इसमें राज्य की शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में न रहकर पूरी जनता में रहती है। ग्रिलकास्ट का कहना है कि सार्वजनिक प्रभुसत्ता एक व्यक्तिगत शासन के मुकाबले जनता की शक्ति है। व्यस्क मताधिकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विधानमंडल का नियंत्रण इसके उपलक्षण है। ये थे संप्रभुता के प्रकार। आज की क्लास में हमने संप्रभुता यानी सोवर्निटी के बारे में जाना, उसके अर्थ और परिभाषाएं, विशेषताएं और उसके प्रकार के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।